हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट 2024 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग जो बिहार एस्टेट की तैयारी में उसमें हम लोग कॉमर्स की तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे हैं। 1 बाय 1 हम लोग सभी जो क्लासें हैं उनको एक एक करके सॉल्व मतलब कि उनको करते हैं और अपनी तैयारी को थोड़ा सा और अच्छा करते हैं। यहाँ पर जो क्लास रहने वाली है, ये क्लास जो है वो 9 नंबर की क्लास रहने वाली है। और अगर हम लोग पार्ट की बात करते हैं तो ये पार्ट इसमें रहने वाला है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर वेरियस हेड। और वेरियस हेड में जो पार्ट है वो 3 नंबर पार्ट रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो, इसमें 2 हेड आते हैं। वैसे तो आप लोगों के 5 हेड होते हैं। इनकम टैक्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो वेरियस जो हेड होते हैं वो 5 हेड होते हैं। लेकिन आप लोगों के सिलेबस में जो गिवन है उनको देखते हैं कि सिलेबस में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें को देख लिया है, क्या क्या चीज़ें हमें को देखनी है, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। सिलेबस के बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं। तो ये है आप लोगों का सिलेबस। और सिलेबस जो इनकम टैक्स में है, वो इनकम टैक्स का जो सिलेबस है वो आप लोगों का 10 नंबर का जो सिलेबस है वो आने वाला है इनकम टैक्स में। उसमें हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, तो हम लोगों को पढ़ना है कि कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट एंड टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ये बातें मैंने बताई हुई हैं आप लोगों को। ऐसे ही नहीं, क्लासें जो हैं वो क्लास आप लोगों को 1 से लेकर हम लोगों ने आज 8 तक, और ये आज हम लोगों की 9वीं नंबर की क्लास रहने वाली है। तो 9वीं नंबर की क्लास आज हम लोग करने वाले हैं। उसमें देखो, कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट एंड टाइप ऑफ टैक्सेस ये क्लास मैंने करा दी है आप लोगों को। उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये मैंने बताया है आप लोगों को कि डायरेक्ट टैक्स में हम लोगों का इनकम टैक्स आता है और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी हम लोगों का आता है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया है कि रेसिडेंट स्टेटस के बारे में मैंने इसके क्वेश्चन जो है वो कराए हैं। और उसके बाद मैंने आप लोगों को कि एग्जेम्पशंस ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 10 भी मैंने आप लोगों को कराया है। और अंडर सेक्शन जो 80 है, अंडर सेक्शन 80 है, वो भी मैंने आप लोगों को कराया है। ठीक है, उसके बाद ये भी डिडक्शन ऑफ अंडर सेक्शन 80G मतलब 80 को मैंने आप लोगों को कराया है। कुछ क्वेश्चन इसके भी एमसीक्यू कराए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ध्यान से कि कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर वेरियस हेड। और वेरियस हेड में आप लोगों को कौन सा देखना है, सैलरी देखना है। ठीक है, सैलरी के क्वेश्चन मैंने कराए हैं। और हाउस प्रॉपर्टी को हम लोगों को करना है। तो इसमें हम लोगों को अच्छी तरीके से इनकी क्लासों को करना है। तो ये क्लासें देखो, सैलरी की क्लासें मैंने हो सकता है आप लोगों को पार्ट 2 मतलब कि इसका जो है इस क्लास का पार्ट 1, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2, ये दोनों क्लासें मैंने कराई हुई हैं। कुछ बातें डिटेल में भी कराई हुई हैं और कुछ बातें एमसीक्यू में भी कराई हुई हैं। तो इसको आप लोग जरूर करें। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने बात की है कि हाउस प्रॉपर्टी में, तो हाउस प्रॉपर्टी की भी आप लोगों जो कह रहे हैं कि पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 भी होगा। ठीक है, पार्ट 2 में हम लोग सिर्फ एमसीक्यू करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल भी करी हुई है, इस क्लास में आप लोगों को डिटेल भी बताएंगे। तो याद रखना है कि जो टैक्स जो चीज़ें रह जाती हैं, जैसे इनकम टैक्स मतलब कि जैसे जो चीज़ें हम लोगों की रह जाती हैं, ये बाकी की चीज़ें जो हैं ये हम लोगों की, ये जो बाकी की चीज़ें हैं ये हम लोगों की रह जाती हैं। तो इनको हम लोगों को और करना है। ठीक है, तो ये क्लासें जो हैं वो इनको हम लोगों को और करना है। मात्र 4 क्लासें आप लोगों की रह जाती हैं, 4 मतलब कि, तो हम लोग कर लेंगे, ये मेरा वादा है, हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग करेंगे। ठीक है, ये भी करेंगे और ये भी सभी करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों के बहुत ही जल्द मिलेंगे। पार्ट 1 तो आज ही है आप लोगों का। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं, बिना समय गवाए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन कुछ बातें थ्योरी की भी जानेंगे कि थ्योरी में क्योंकि पढ़ना है, जरूरी है। ठीक है, और अगर इनकम टैक्स में देखो, हाउस प्रॉपर्टी को बहुत गहनता से पढ़ना है, तो हाउस प्रॉपर्टी मैंने गहनता से आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। उसमें आप लोग जाकर इनकम टैक्स सर्च करिए, प्ले लिस्ट में जाके आप इनकम टैक्स जो है, सिर्फ प्ले लिस्ट में इनकम टैक्स हैं और उसमें मैंने 16 क्लासें कराई हुई हैं। 16 क्लासें, तो उनको आप लोग देख लीजिए। 16 क्लासें जो मैंने कराई हुई हैं इनकम टैक्स में, उसमें सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है, उसमें डिटेल में आप लोग कर सकते हैं। एक भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटेगा नहीं इनकम फ्रॉम सैलरी अगर कर लिया वहाँ पर जाकर। और हाउस प्रॉपर्टी भी मैंने वहाँ पर कराई हुई है। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि कराई हुई है या नहीं कराई हुई है। तो 1 सेकेंड, बस मुझे आप लोगों का सिर्फ 1 सेकेंड चाहिए ये देखने के लिए कि मैंने हाउस प्रॉपर्टी वहाँ डिटेल में कराई है या नहीं कराई है। बस 1 सेकेंड चाहिए आप लोगों का। इनकम टैक्स
मतलब 20 क्लासें मैंने वहाँ पर कराई हुई हैं, ठीक है। 20 क्लासें आप लोगों को मिल जाएंगी और उसमें जो है उसमें वेतन से आय मैंने कराई हुई हैं। और हाउस प्रॉपर्टी की एक क्लास कराई हुई है मैंने 18 नंबर की क्लास मैंने हाउस प्रॉपर्टी की कराई हुई है, तो उसको आप लोग कर लीजिए। और उसमें से कुछ चीज़ें अगर रह जाती हैं उनकी MCQ मैं आप लोगों को करा दूंगा। अगर वहाँ पर डिटेल है तो डिटेल को वहाँ से कर लीजिए, और अगर नहीं है तो मैं यहाँ से करा दूंगा, ठीक है। मतलब 20 क्लासें वहाँ पर कराई हुई हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि इसमें जो है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इनकम फ्रॉम, इसमें हम लोग बात करेंगे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करेंगे। और हाउस प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है कि मकान संपत्ति से आय, आय का दूसरा शीर्षक है। जो मकान संपत्ति से आय हम लोग पढ़ रहे हैं वो आय का दूसरा शीर्षक है। पहला शीर्षक क्या था? इनकम फ्रॉम सैलरी। इसमें उन मकानों अथवा उनसे लगी जमीनों के वार्षिक मूल्य, ठीक है, वार्षिक मूल्य पर आयकर लगाया जाता है जिनका करदाता स्वामी होता है। मतलब इन्होंने ये कहा है कि इसमें उन मकानों पर या उनसे लगी हुई जमीनों पर उनके वार्षिक मूल्य पर आयकर लगाया जाता है जिनका करदाता स्वामी होता है। इस शीर्षक में केवल वही मकान करयोग्य होते हैं जो कि किराए पर उठाए गए हों अथवा स्वयं के रहने के लिए प्रयोग हो रहे हों। मतलब इसमें इस शीर्षक में वो मकान आते हैं या तो आपने मकान किराए पर दे रखा है या फिर मकान आप खुद के रहने के लिए यूज करते हैं, तो इस शीर्षक में मकान संपत्ति से आय में इस शीर्षक में हम लोग इसमें रखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अथवा अंशतः स्वयं के लिए प्रयोग में हो, अंशतः किराए पर हो। मतलब कि हो सकता है कि पूरा मकान आपने किराए पर दिया हो सकता है पूरा मकान आप खुद रहते हो, और ये भी हो सकता है कि आधा मकान आप रहते हैं उसमें स्वयं रहते हैं और आधा मकान आपने किराए पर दिया है, तो ये केस भी हो सकते हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि परंतु वे मकान इस शीर्षक में करयोग्य नहीं है जिन्हें करदाता अपने व्यापार में प्रयोग में लाता है। मतलब कि इन्होंने कहा है कि वो मकान इसमें नहीं आएंगे जो मकान व्यापार में प्रयोग हो रहे हैं, वो इनकम फ्रॉम जो व्यापार से आय में शामिल होंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। बिजनेस से आय में उसको हम लोग शामिल करेंगे, व्यापार से आय में उसको शामिल करेंगे, उसको हम हाउस प्रॉपर्टी में शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है कि यदि, अब देखो डिटेल तो मैंने बिल्कुल आप लोगों को नाम मात्र की कराई है, बस मकान संपत्ति से आय के शीर्षक के बारे में बताया है। अगर इसकी डिटेल पढ़नी है तो आप लोग बताइए मुझे, अगर डिटेल पढ़नी है अभी तो। लेकिन अगर MCQ करने हैं, तैयारी करनी है, तो मैं आप लोगों को अगली क्लास में इसके पार्ट 2 में सिर्फ MCQ लेकर आऊँगा, ठीक है। आप लोग बता दीजिए बस। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि भवन निर्माण से पूर्व, अगर भवन का निर्माण करने से पूर्व ऋण पर भुगतान की गई ब्याज की राशि कटौती के लिए स्वीकृत है। इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन लोन पेड पेरियर टू कंप्लेंट टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हाउस शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। तो इसमें कहा है कि भवन निर्माण से पूर्व यदि ऋण भुगतान की ब्याज की राशि कटौती के लिए स्वीकृत, मतलब कि कटौती के लिए स्वीकृत है, तो वो 2 वर्षों में 2 किस्तों में स्वीकृत है, 3 वर्षों में 3 किस्तों में स्वीकृत है। तो 3 वर्षों में 3 किस्तों में स्वीकृत है, या फिर 4 वर्षों में 4 किस्तों में स्वीकृत है, या फिर 5 वर्षों में 5 किस्तों में स्वीकृत है। तो इसका सही आंसर बताना है, इसका सही ऑप्शन जो है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि 5 वर्षों में 5 किस्तों में ये स्वीकृत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि स्वयं के रहने के मकान के नवीनीकरण हेतु वर्ष 2021-22 में लिए गए ऋण पर 1,20,000 का ब्याज दिया गया। मकान संपत्ति से आय की गणना करने में कटौती योग्य राशि है।
यदि मकान में देखिए ध्यान से कि यदि मकान स्वयं के रहने के लिए प्रयोग में कर रहे हैं, और अगर स्वयं के रहने के लिए मकान में प्रयोग कर रहे हैं और उसके नवीनीकरण के लिए अगर कोई ब्याज, मतलब कि नवीनीकरण के लिए कोई ऋण लिया है और उस पर अगर हम ब्याज देते हैं, तो उसमें पूछा है कि वो मकान संपत्ति से आय की गणना करने में कटौती योग्य राशि है या नहीं है, तो कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोगों को बताना है। तो स्वयं के रहने के लिए अगर हम मकान का प्रयोग करते हैं तो उसमें जो राशि आती है उसकी बात अगर हम लोग करते हैं, तो इसमें पूछा है कि कितनी राशि जो है वो कटौती योग्य है। तो याद रखिए कि इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि 30,000 की राशि। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है, सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, 30,000 रुपये की राशि जो है वो इसमें कटौती योग्य होती है, बाकी की राशि पर टैक्स लगेगा। ठीक है, अब 1,20,000 जो है ब्याज दिया है, तो उसमें से हम लोग 30,000 जो है हमें वो कटौती मिल जाएगी, लेकिन हमें कितने पर ब्याज देना होगा, तो हमें इस राशि पर ब्याज देना होगा। ये कर योग्य राशि है। ये कैसी राशि है? कर योग राशि है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सी ऑप्शन की, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप लोग आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि कटौतियाँ के बारे में पढ़ लेते हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को बताई हैं। ठीक है, तो यदि देखो यहाँ पर डिडक्शन की बात करते हैं, तो किराए पर दिए गए मकान के संबंध में कटौती। अब किराए पर अगर दिया है तो इसके संबंध में क्या कटौती है कि किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति की कर योग्य आय निकालने के लिए उसके वार्षिक मूल्य, एनुअल मूल्य में से निम्नलिखित कटौतियां स्वीकृत हैं। एनुअल मूल्य क्या होता है, कैसे निकालते हैं, तो ये सारी बातें मैंने वहाँ पर बताई हुई हैं, तो इनको आप लोग देख लीजिए। एनुअल मूल्य मतलब कि इसमें 4 मूल्य होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कंपेरिजन करते हैं कि कौन से में से कौन सा ज़्यादा है। ठीक, उस हिसाब से हम लोग एनुअल मूल्य निकालते हैं, क्योंकि यही काम होता है, मेन काम होता है एनुअल मूल्य का निकालना। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को याद रखना है कि मानक कटौती हाउस प्रॉपर्टी में कितनी मिलती है। मानक कटौती जो है वो वार्षिक मूल्य पर कितने % मिलती है? 30%। तो याद रखिए ये 30% राशि है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ध्यान देने योग्य जो बातें हैं उनको भी ध्यान दे लीजिए कि मानक कटौती वार्षिक मूल्य पर 30% दी जाएगी, चाहे मकान के लिए कोई खर्च किया गया हो या नहीं। ठीक है, इस बात को याद रखिए कि यदि मकान का स्वामी 2 या 2 से अधिक मकान अपने रहने के लिए काम में लेता है, तो वह मकान को छोड़कर अन्य स्वयं के रहने के मकान जो है वो किराए पर माने जाएंगे। मतलब जैसे मान लो कि एक जो स्वामी है, एक कोई स्वामी है, उसके ये मकान है। ठीक है, उसकी ये 4 मकान है। ठीक है, मतलब मैंने ऐसे ही बता दिया आप लोगों को, कई मकान हैं, उसके 2 से अधिक मकान हैं। तो यहाँ पर मान लो कि ये उसमें स्वयं में रहता है। ठीक है, इसमें जो है वो स्वयं रहता है, इसमें जो है वो स्वयं रहता है। तो ये बाकी के जो मकान हैं, बाकी के मकान कैसे माने जाएंगे? तो बाकी के मकान जो है वो किराए पर माने जाएंगे। किस पर माने जाएंगे? तो बाकी के मकान किराए पर माने जाएंगे। ठीक है, ये मकान है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। तो अन्य मकान जो है वो किराए पर माने जाएंगे। तो ऐसे मकानों पर भी मानक कटौती जो है वो कितने % दी जाएगी? 30% मानक कटौती दी जाएगी। ठीक है, और दूसरा नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर कि ऐसे दो मकान जो स्वयं में रहने के लिए काम में लाते हैं, उन पर मानक कटौती नहीं दी जाएगी। ठीक है, और लिखा हुआ है नेक्स्ट 2 नंबर में कि यदि ऋण पर ब्याज जो है, अगर हम लोगों ने ऋण लिया है यदि मकान खरीदने, बनवाने, मरम्मत कराने या उसका पुनर्निर्माण कराने के लिए ऋण लिया है और ऋण पर ब्याज की राशि चाहे भुगतान किया गया हो अथवा नहीं, कटौती योग्य है। मतलब कि अगर कोई ऋण लिया है तो उसमें जो है वो कटौती योग्य है। ठीक है, अब कितना % कटौती योग्य है, तो वो मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा कि 30,000 रुपये मैंने अभी आप लोगों को बताया है। ठीक है, ब्याज जो है वो 30,000 रुपये है। ठीक है, अब लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि धारा 23 की सब धारा 2 बी के में वर्णित खाली रही मकान संपत्ति का वार्षिक मूल्य जो होगा, अगर खाली मकान रहता है तो उसका वार्षिक मूल्य क्या होगा, यहाँ पर ये पूछा है और धारा बता दी है इन्होंने। ठीक है, तो धारा को भी याद रख सकते हैं। तो इसका बताइए कि इसका जो है वार्षिक मूल्य क्या होगा। नगर पालिका मूल्य होगा,
मानक मूल्य होगा, उचित किराया होगा या फिर शून्य होगा। तो इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो इसमें अगर मकान जो है वो खाली रहा है और मकान संपत्ति का जो वार्षिक मूल्य है तो वो क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि उसका मानक जो वार्षिक मूल्य है वो शून्य होगा। तो इसका राइट आंसर है नील। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन से पहले स्वयं के रहने के लिए मकान से आय की गणना की विधि, क्या विधि है। सबसे पहले अगर हम लोग सकल मूल्य निकालते हैं और स्वयं का मकान है तो याद रखिए कि सकल मूल्य जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। और अभी मैंने आप लोगों को बताया है यहाँ पर किस धारा के अंतर्गत, तो 23 की धारा, ठीक है, की धारा 2 के, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है 23 की धारा 1 है या 2 है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि 23 की धारा 2 की धारा बी के अनुसार, की सब धारा बी के अनुसार, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ठीक है, मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है बहुत डिटेल में पूछे गए हैं और इनको मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा। जो भी क्वेश्चन कराऊंगा 50 नंबर के, वो देखो सिंपल क्वेश्चन तो आ जाएंगे समझ में, जैसे हाउस प्रॉपर्टी क्या है, हेड कितने होते हैं, ये सभी आ जाएंगे। इनकम टैक्स कब लगा था, किसने लगाया था, ये सारी बातें मैंने बताई हुई हैं, ठीक है। लेकिन इनकी गहराई में भी करना है, ठीक है। अब जैसे मान लो दूसरा नंबर ऑप्शन लिखा हुआ है कि मकान मालिक द्वारा गत वर्ष में दिए गए नगर पालिका कर की राशि जो है तो यहाँ पर कटौती योग्य नहीं होगी। अगर मकान मालिक स्वयं रह रहा है और उसका जो है नगर पालिका की राशि जो है, नगर पालिका कर की राशि देता है तो वो कटौती योग्य नहीं है। तो इस बात को याद रखिए। उसके बाद लिखा हुआ है कि वार्षिक मूल्य, और वार्षिक मूल्य फिर से यहाँ पर शून्य ही होगा। खर्चों के संबंध में मानक कटौती जो है वो भी शून्य ही होगी, ठीक है। और ऋण पर ब्याज की जो कटौती है वो 30,000 रुपये होगी और 2 लाख रुपए तक होगी। तो 30,000 रुपये और 2 लाख रुपए तक, 2 लाख रुपए किसके केस में है, तो हम ये भी बताएंगे कि स्वयं के रहने के मकान से हानि अगर होती है तो इसको भी हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे। इस हानि की पूर्ति किसी अन्य मकान संपत्ति की आय से अथवा आय के किसी अन्य शीर्षक से आय से की जा सकती है। मतलब कि हानि को हम लोग कवर अप कर सकते हैं। अगर मान लो दूसरा मकान है तो उससे कवर अप कर सकते हैं और नहीं होता है तो अन्य हेड से कवर अप कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आयकर के उद्देश्य के लिए मकान का आशय है। आयकर के उद्देश्य के लिए मकान का आशय है रहने का मकान, कार्यालय के प्रयोग हेतु भवन या गोदाम या फिर मकान में, ये सभी सम्मिलित हैं। तो आयकर के उद्देश्य के लिए मकान का आशय है, तो मकान का आशय क्या है, यहाँ पर मकान का जो आशय है वो पूछा है। तो यहाँ पर याद रखिए कि रहने का मकान हो, चाहे कार्यालय प्रयोग के लिए भवन हो या गोदाम हो, तो ये सभी मकान की इस श्रेणी में आएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो डिटेल अगर और डिटेल करनी है तो मैं आप लोगों के लिए वो भी करने के लिए तैयार हूँ बस, लेकिन अलग से हम लोग करवाएंगे उसको। जहाँ पर मैं पढ़ाता था वहाँ पर हम लोग फिर से इसको शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो अगर डिटेल करनी है, नहीं है तो अगर MCQ करने हैं तो आप लोग बता दीजिए, ठीक है। हम लोग इसी प्रकार से उनको करते रहेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किराए पर उठे हुए मकान के निर्माण हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज की अधिकतम कटौती की सीमा जो है वो कितनी है। अधिकतम कटौती की सीमा कितनी है, अधिकतम अगर हम लोगों ने किराए पर उठे हुए मकान के निर्माण के लिए ऋण पर ब्याज की जो अधिकतम कटौती की सीमा है तो वो पूछा है यहाँ पर। स्वयं के में तो मैंने बताया था कि स्वयं का अगर हम लोग यहाँ पर किराए पर उठा हुआ है और अगर स्वयं के में तो हम लोगों को 30,000 है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि किराए पर उठे हुए मकान के निर्माण हेतु ऋण पर ब्याज की जो अधिकतम कटौती की सीमा है तो वो पूछा है, तो वो कितनी है। तो इसका राइट आंसर है कि कोई सीमा नहीं है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है।
द मैक्सिमम डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन टेकिन ओवर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस गिवन ऑन रेंट इज। इसका सही आंसर है कि कोई सीमा नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि किराए पर दिया गया अगर मकान से आय अगर होती है तो किस प्रकार से करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग सकल मूल्य निकालेंगे, सकल वार्षिक मूल्य निकालेंगे, उसको यहाँ पर लिखेंगे, और उसमें से हम लोग घटाएंगे। अगर गत वर्ष में दिए गए नगर पालिका अगर कर दिए हैं तो इसको भी हम लोग घटाएंगे, और इसमें से इस राशि को घटाएंगे तो वार्षिक मूल्य हम लोगों का आ जाएगा। तो वो क्या था, हम लोगों का सकल वार्षिक मूल्य था, और ये हम लोगों का क्या है, तो ये हम लोगों का वार्षिक मूल्य है। इसमें से हम लोग और क्या घटाएंगे, तो इसमें से हम लोग मानक कटौती घटाएंगे। वो कितनी % है, तो वो 30% है। और ब्याज की राशि जो है वो कोई निर्धारित सीमा नहीं है, तो ब्याज की राशि हम लोग इसमें से घटाएंगे, कोई सीमा नहीं है उसकी, वो भी मैंने अभी बताया है आप लोगों को, ठीक है, कोई सीमा नहीं है। लेकिन अगर मकान स्वयं के रहने के लिए अगर प्रयोग करते हैं तो उसमें 30,000 है, ठीक है, तो उसमें कितनी है, 30,000 है। तो यहीं से हो सकता है, इन्हीं से क्वेश्चन से ये डिटेल पूछा है, इसीलिए मैं डिटेल करा रहा हूँ। हो सकता है आप लोगों से पूछा जाए। मैं तो चाहता हूँ कि बिल्कुल सरल पेपर आए, सभी लोग क्वालिफाई हो जाएं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार जो एस्टेट जो बीपीएससी का जो 3.0 है वो वैकेंसी अभी कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है, आप लोगों को मालूम होगा। तो आप लोग इस एग्ज़ाम में अगर आप लोग बैठते हैं तो आप लोग हर हाल में पास हो जाइए, और अगले जो एग्ज़ाम आए, मतलब कि अगली जो वैकेंसी निकले उसमें सभी लोग अप्लाई कर सकें। ये मेरी दुआएं हैं सभी के साथ, ठीक है। सेल्फ स्टडी जरूर करते रहें। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में लिखा हुआ है कि स्वयं के व्यापार के उपयोग में आने वाले मकान की आय होती है। स्वयं के व्यापार के उपयोग में आने वाले मकान की आय अगर हम लोग कहते हैं तो वो शुद्ध लाभ होती है, उचित किराया होती है, नगर पालिका मूल्य होती है, या शून्य होती है। तो स्वयं के अगर हम लोग बात करते हैं, मैंने बताया है आप लोगों को कि अगर हम स्वयं का मकान है और व्यापार के उपयोग में आने वाले मकान की आय होगी तो उसको हम लोग व्यापार में जोड़ेंगे। हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में तो जोड़ेंगे नहीं, तो यहाँ पर होगी शून्य होगी। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6 नंबर के बाद हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्स ने स्वयं के रहने का मकान जो है वो 2013 में क्रय किया है, जिस पर उसे 9,75,000 का ऋण लिया है। ब्याज की कटौती होगी, जबकि गत वर्ष में देय ब्याज जो है वो 1,50,000 रुपये है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि स्वयं के रहने का मकान है, ठीक है, 9,75,000 रुपये का ऋण लिया है, ब्याज की कटौती पूछी है, ब्याज की कटौती कितनी होगी, जबकि गत वर्ष में उसने कितना जो ब्याज बना है वो 1,50,000 बना है। अब यहाँ पर बात आती है कि उसकी जो कटौती की होगी तो वो कटौती कितनी होगी, 30,000 होगी, 1,50,000 होगी, 1,75,000 होगी, ठीक है, 1,75,000 होगी, या फिर डी ऑप्शन अगर हम लोग बात करते हैं तो डी ऑप्शन की बात करते हैं, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, जबकि गत वर्ष में जो देय ब्याज है वो कितना दिया है, 1,50,000। तो यहाँ पर पूछा है कि 9,75,000 का ऋण लिया है, ब्याज की कटौती पूछी है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है कि एक्स ने स्वयं के रहने का मकान है 2013 में क्रय किया था, ठीक है, जिस पर उसने 9,75,000 का ऋण लिया है, ब्याज की कटौती की राशि पूछी है। तो ब्याज की कटौती की राशि कितनी होगी, 1,50,000 होगी, क्योंकि 1,50,000 उसने ब्याज दिया है। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि स्वयं के रहने का मकान का वार्षिक मूल्य होता है। स्वयं के रहने का मकान का वार्षिक मूल्य होता है
नगर पालिका मूल्य होता है, उचित किराया होता है, या शून्य होता है, या फिर स्वयं के रहने का मकान का अगर वार्षिक मूल्य पूछा है तो स्वयं के रहने का मकान कैसा होता है, शून्य होता है, और मैंने वो अभी आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो जो लोन की बात है, जो परसेंटेज की बात है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, डिटेल बता दूंगा पूरी की पूरी। ठीक है, बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग कोई भवन एवं उससे लगी जमीन स्थिति होनी चाहिए। ठीक है, तो मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत अगर कर योग भवन है या उससे लगी हुई जमीन है तो वो यहाँ पर पूछा है कि कहाँ पर स्थित होनी चाहिए। तो भारत में होनी चाहिए, भारत के बाहर होनी चाहिए, विश्व में कहीं भी होनी चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कि विश्व में कहीं भी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है वो हाउस प्रॉपर्टी में ही काउंट होगी। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है उसकी बात अगर हम लोग करते हैं तो 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आयकर के उद्देश्य के लिए मकान का आशय है। आयकर के उद्देश्य के लिए मकान का आशय है रहने का मकान, कार्यालय के प्रयोग हेतु भवन, गोदाम या भंडारण, या उपरोक्त सभी। ये मैंने अभी आप लोगों को बताया है, ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि उसमें जो है मकान पूछा है कि मकान से आशय है तो रहने का मकान हो, चाहे कार्यालय प्रयोग हेतु भवन हो, या गोदाम या भंडार हो, तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, और 11 नंबर की बात करते हैं, ये धारा का क्वेश्चन है। ठीक है, अब 11 नंबर में लिखा हुआ है कि वार्षिक मूल्य की परिभाषा निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत दी गई है। वार्षिक मूल्य की परिभाषा जो है वो निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत दी गई है। तो याद रखिए कि वो किस धारा के अंतर्गत दी गई है, तो धारा 23(1), धारा 23(1) के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें तो हम लोगों को कुछ करना भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को याद रखना। ठीक है, वार्षिक मूल्य जब बताएंगे तब धारा भी साथ ही साथ में आप लोगों को बता देंगे। वैसे धारा के क्वेश्चन तो आप लोगों के इतने आते नहीं हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना का आधार होता है। मेन जो है आधार क्या होता है मकान संपत्ति से आय में, तो याद रखिए कि मेन जो होता है तो वो होता है वार्षिक मूल्य होता है। क्या होता है, तो वो वार्षिक मूल्य होता है, वार्षिक मूल्य होता है। ठीक है, तो क्या होता है, वार्षिक मूल्य होता है। प्राप्त किराया होगा, वार्षिक मूल्य होगा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैसे निकालते हैं वार्षिक मूल्य, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग चर्चा करने लगे तो बहुत डिटेल हो जाएगी। ठीक है, मैं बस यही इसीलिए तो आप लोगों को एमसीक्यू ही एमसीक्यू कराने की पूरी कोशिश करता हूँ कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। कुछ बच्चे कहते हैं कि जल्द से जल्द आप लोग टॉपिक मतलब कि पूरे करा दीजिए। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ टॉपिक पूरी कोशिश कराने की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नगर पालिका करों को घटाया जाता है। अब नगर पालिका करों को कब घटाया जाता है, तो याद रखिए कि नगर पालिका करों को तब घटाया जाता है यदि मकान भुगतान वास्तव में मकान मालिक द्वारा किया गया हो। यदि मकान जो है यदि इसका भुगतान मकान मालिक पर देय हो तो घटाया जाता है, तो घटाया जाता है बिल्कुल नहीं। यदि इनका भुगतान वास्तव में मकान मालिक द्वारा दिया गया हो तो घटाया जाएगा, तो बिल्कुल घटाया जाएगा। यदि मकान वास्तव में किराएदार द्वारा दिया गया हो तो बिल्कुल नहीं घटाया जाएगा, क्योंकि किराएदार ना दिया है तो तुम क्यों घटाओगे अपनी इनकम से। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि नगर पालिका कर दे हो गया है लेकिन वास्तव में भुगतान नहीं किया गया है तो ऐसा कर
ऐसे कर को निम्नलिखित में से नहीं घटाया जाएगा। तो ऐसे कर को हम लोग निम्नलिखित में से किस में से नहीं घटाएंगे? तो उसे हम वास्तविक किराया से नहीं घटाएंगे, मानक किराया से नहीं घटाएंगे, उचित किराया से नहीं घटाएंगे, या फिर सकल वार्षिक मूल्य से नहीं घटाएंगे। तो याद रखिए कि यहाँ पर जो ऑप्शन है, यदि देखो नगर पालिका कर देना है लेकिन अभी दिया नहीं है, वास्तव में इसका भुगतान ही नहीं किया है, तो भाई इनकम में से तुम घटाओगे क्यों? जब दे देंगे तब घटा लेना। तो इसका राइट आंसर है कि सकल वार्षिक मूल्य से हम लोग इसको नहीं घटाएंगे, और यदि दिया है तो हम सकल वार्षिक मूल्य से घटा लेंगे। ठीक है, तो सकल वार्षिक मूल्य से हम लोग घटा देंगे। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो कि मकान मालिक द्वारा गत वर्ष में दिए गए नगर पालिका कर की राशि को हम लोग यहाँ पर कटौती योग्य नहीं है, यदि मकान मालिक द्वारा गत वर्ष में दिए गए नगर पालिका कर की राशि है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर कटौती योग्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सकल वार्षिक मूल्य ही शून्य है, तो किसमें से तुम घटाओगे? यहाँ पर घटाओगे किसमें से? यहाँ पर शून्य में से घटाओगे क्या किसी को? तो इसीलिए इसको यहाँ पर कटौती योग्य नहीं है। ठीक है, इनकी डिटेल भी मैं आप लोगों को करा दूंगा। ठीक है, ये हो गया, ये भी, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, 15 नंबर को देख लेते हैं कि यदि नगर पालिका कर का करदाता के द्वारा, नगर पालिका कर किसके द्वारा दिया गया है? करदाता के द्वारा गत वर्ष के दौरान भुगतान कर दिया गया है, तो ऐसे करों को निम्नलिखित में से घटाया जाएगा। तो ऐसे करों को हम लोग किस में से घटाएंगे? तो नगर पालिका मूल्य से घटाएंगे, वार्षिक मूल्य से घटाएंगे, या फिर सकल वार्षिक मूल्य से घटाएंगे। तो याद रखिए बिल्कुल सही ऑप्शन है, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया है कि उसे हम सकल वार्षिक मूल्य से घटाएंगे। और नेक्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है 16 नंबर पे कि मकान के शुद्ध वार्षिक मूल्य में से कटौतियां आयकर अधिनियम की निम्नलिखित के अंतर्गत घटाई जाएंगी। तो कटौतियां जो हैं वो निम्नलिखित के अंतर्गत घटाई जाएंगी। तो इसका जो सही आंसर है तो वो याद रखिए कि 24(1) के अंतर्गत घटाई जाएंगी। तो ये क्वेश्चन जो है धारा वाले क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को जो महत्वपूर्ण थे वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। कि देखो मेरा पूरा टॉपिक आज का मतलब देखा जाए तो पूरा टॉपिक मैंने आप लोगों को सकल वार्षिक मूल्य का बताया है। कल हम लोग कॉमन मतलब कि जो हाउस प्रॉपर्टी के जितने भी और भी क्वेश्चन हैं उनको हम लोग करेंगे। ठीक है, सकल वार्षिक मूल्य को भी कल मैं थोड़ा सा आप लोगों को मतलब कि सिखा दूंगा कि किस प्रकार से इसको निकालते हैं। मान लो आप लोगों को 4 मूल्य दे दिए गए और उसमें से पूछा गया कि इस मकान का सकल वार्षिक मूल्य क्या होगा, तो आप लोग कैसे निकालेंगे उसको भी मैं आप लोगों को बिल्कुल ईजी तरीके से बता दूंगा। ठीक है, इनकम टैक्स अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो उसमें मैंने आप लोगों को बताइए। अगर इनकम टैक्स पूरी डिटेल में करना चाहते हैं तो इनकम टैक्स हर जगह आता है। ठीक है, हर जगह पूछा जाता है। इनकम टैक्स अगर लेटेस्ट इनकम टैक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग बता दीजिए, मैं डिटेल में आप लोगों को एक एक बात बता दूंगा। ठीक है, वो भी हिंदी में। इंग्लिश में तो बहुत से लोग पढ़ाते हैं, मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ। यहाँ पर बात आती है 17 नंबर क्वेश्चन की। अब 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि कोई मकान संपत्ति सह स्वामित्व में है और इसे किराए पर उठाया जाता है तो ऐसे मकान की आय की गणना की जाएगी। प्रत्येक सह स्वामित्व के लिए अलग अलग कर निर्धारण अधिकारी के विवेक पर, या फिर सर्वप्रथम सह स्वामित्व को नज़रअंदाज करते हुए मकान की आय की गणना की जाएगी। उसके बाद सह स्वामियों को वितरित कर दिया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है, तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन ही है कि ये बिल्कुल सही तरीका है कि पहले मकान जो इनकम फ्रॉम जो हाउस प्रॉपर्टी है उसको निकाल लीजिए, और उसको निकालने के बाद उसके जो पार्टनर्स हैं उनको देख लीजिए, उनको डिवाइड उसी हिसाब से उनको डिवाइड कर दीजिए। तो ये है तरीका सही। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। उसके बाद लिखा हुआ है कि सकल वार्षिक मूल्य की गणना का आधार क्या है। तो सकल वार्षिक मूल्य की गणना का आधार जो है वो सकल वार्षिक मूल्य किस मतलब कि कौन से मूल्यों से निकलता है? तो वास्तविक किराया से, महापालिका मूल्य से, या फिर उचित किराया से, या फिर उपरोक्त सभी से। तो इसका जो राइट आंसर है कि इन सभी से जो है वो सकल वार्षिक मूल्य निकलता है। कैसे निकलता है वो मैं आप लोगों को अगली क्लास में कराने वाला हूँ। और आज की क्लास का जो हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं थोड़े से कम क्वेश्चन लेकर आया था, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा है कि मैं आप लोगों को जल्द से जल्द क्लासें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होती है, जितनी भी होती है, मैं आप लोगों को पढ़ाने लगता हूँ। तो 19 नंबर में लिखा हुआ है कि किराए पर उठे मकान संपत्ति का संयुक्त होता है।
तो किराए पर उठे मकान संपत्ति का जो है वो संयुक्त होता है किराया निम्न में से किस रूप में प्रयोग होगा? व्यापार एवं पेशे के लाभ में, अन्य साधनों से आय में, या फिर या तो ए या फिर बी की जो शर्तें पर निर्भर करता हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो आप लोगों को बताना है कि इसका जो सही आंसर है कि यदि जो है किराया निम्न में से किस रूप में प्रयोग होगा, किराए पर उठे मकान संपत्ति का संयुक्त होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग है, कुछ क्वेश्चन इसमें डाउटफुल है, तो इसमें याद रखिए कि यहाँ पर पूछा है तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको हम लोग कट कर देते हैं, ये बाद में हम लोग करेंगे। पूरा डिटेल इसका सही नहीं है, क्वेश्चन जो पूछा है वो सही नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो मैंने आज आप लोगों को ये मानिए कि 18 क्वेश्चन कराए हैं, 19 क्वेश्चन तो नहीं कराए हैं, लेकिन मैंने आज आप लोगों को 18 क्वेश्चन कराए हैं। लेकिन जो भी क्वेश्चन कराए हैं वो सारे के सारे सकल वार्षिक मूल्य से ज़्यादा संबंधित हैं। नगर पालिका मूल्य और ये सभी जो हैं वो मैंने बताए हैं। स्वयं के रहने का मकान, ठीक है, मकान किराए पर दिया है तो क्या है, इसकी मानक दर क्या है, तो ये सभी बातें मैंने आज आप लोगों को कराई हैं। और भी बातें जो हैं वो MCQ टाइप में ही कराऊंगा। ठीक है, अगली क्लास में मैं आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। 40 से लगभग मैं 30 से 40 क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेकर आने वाला हूँ। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो मैं इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन लेकर आ सकता हूँ। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग SP एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।